तब तक किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए, कहीं पे भी रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन या कोई अलग से क्वेश्चन पढ़ाओ तो भी आप पूछ सकते हो इन बिटवीन, अगर अपने पास टाइम है, वैसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन। नहीं, अभी तो क्लियर आ रहा है ना? सही है अभी, मतलब आई एम गेटिंग, मैं कंटिन्यूस चेक कर रहा हूँ, 35 + 36 के आसपास एमबीपीएस स्पीड अभी भी आ रही है। तो कौन कौन आ गया और बाकी लोग? टाइम तो देखो हो गया है ना? स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना? फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कल नेट की कनेक्टिविटी की वजह से, है ना, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया था। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिजिटल पैड से ना, पेन पैड टैब से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, तो और दिक्कत नहीं आएगी। देखो, मैं आपको ये पढ़ा रहा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव का मतलब होता है हमारी जो भी बॉडी होती है, ठीक है ना? तो देखो हमारी बॉडी में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव, दूसरा जनरेटिव, है ना? तो दो तरह के पार्ट होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट को ही हम अपनी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में सोमैटिक पार्ट बोलते हैं। तो वेजिटेटिव जो भी पार्ट होता है उसमें मेनली जो एक्चुअल किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्चुअल क्रोमोसोम का सेट होता है वो पाया जाता है। जैसे कि सपोज दैट हम आप डिप्लॉयड हैं या कोई प्लांट डिप्लॉयड है, तो उसका जो वेजिटेटिव बॉडी होगी, मेन बॉडी होगी, वो डिप्लॉयड होगी। तो पूरी बॉडी उसकी वेजिटेटिव बॉडी है किसी भी प्लांट की। वैसे जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो इसी वेजिटेटिव बॉडी को देखो एनिमल्स के टर्म्स में, तो हम जब प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट की पूरी बॉडी, फिजिकल बॉडी जो हमें दिखाई देती है, तो प्लांट की बॉडी को तो हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव बॉडी, ठीक है ना? जो पूरी की उसकी बॉडी होती है, जो डिप्लॉयड बॉडी होती है, उसको हम वेजिटेटिव बॉडी बोलते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है एनिमल्स की, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, जब बात एनिमल्स की आ जाती है, क्योंकि बहुत बार आप क्या है ना, रिप्रोडक्शन काफी डिटेल में है, तो बार बार आप इवन जेनेटिक्स भी पढ़ोगे ना, तो जेनेटिक्स में भी वेजिटेटिव, सोमैटिक, वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक, ये बार बार ये टर्म, जनरेटिव, सोमैटिक, ये बार बार टर्म यूज किए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव और सोमैटिक क्या चीज है। वेजिटेटिव प्लांट बॉडी का ये मतलब होता है कि मतलब प्लांट की जो एक्चुअल बॉडी जिसमें पूरी की पूरी सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड है, मतलब 2 सेट क्रोमोसोम के। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो वेजिटेटिव टर्म यूज नहीं करते, हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं सोमैटिक, है ना? तो सोमैटिक बॉडी, तो सोमैटिक बॉडी इसके लिए टर्म यूज करते हैं ट्यून। तो हमारे हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मुंह जो है सब पूरा सोमैटिक बॉडी जितना आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? अब अगर बात की जाए वेजिटेटिव बॉडी की, ऐसे ही प्लांट में, प्लांट के अंदर जो पूरा उसका प्लांट की बॉडी होती है उसको हम सोमैटिक बॉडी कहते हैं, है ना? अब देखो होता क्या है, प्लांट के अंदर दो तरह के सेक्सुअल पार्ट बनते हैं, है ना, या सेक्सुअल सेल्स बनती हैं। तो जैसे क्या होता है, अब मैं प्लांट की बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा इधर बैकवर्ड करके इधर ही समझा देता हूं आपको। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दो तरह के सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है ना? तो अगर मैं मेल सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो पॉलन बनता है, ठीक है। और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो जिसको हम एग कहते हैं या ओव्यूल कहते हैं, राइट? तो एग या ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, एग का, ठीक है। तो एग या ओव्यूल बनता है। अब देखो जो एग या ओव्यूल होता है ये सब क्या होती हैं, ये सब हैप्लॉइड पार्ट होता है ना, एग, ठीक है, ये सब हैप्लॉइड पार्ट होता है ना? इसी तरह से जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स की पूरी बॉडी को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव बॉडी। लेकिन अब एनिमल्स के अंदर भी दो तरह के पार्ट बनते हैं, या तो बनेगा स्पर्म मेल के अंदर और या बनेगा एग, ठीक है ना? ये भी दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो इसीलिए आप देखिए प्लांट का ये वाला जो बॉडी है
है ना, ये वाला बॉडी जो फिजिकल पूरा का पूरा बॉडी जो दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक, सोमैटिक या वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं, वेजिटेटिव, ठीक है। और यहां पर ये जो हैप्लॉइड बॉडी बनती है ना, तो हैप्लॉइड बॉडी किसी प्लांट के अंदर होगी तो या तो वो पॉलन ग्रेन होगा या फिर वो क्या होगा, ओव्यूल होगा, एग होगा, है ना। और अगर हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर तो स्पर्म होगा और एग होगा। इनको हम लोग क्या करते हैं, इसे हम कहते हैं जनरेटिव बॉडी, ठीक है, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं जर्मिनल सेल। नोट कर लीजिए, बहुत बेसिक चीज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। पूरी बायोलॉजी में आपके 12th में बार बार काम आएगा, जब भी हम बात करेंगे किसी भी तरह की, है ना, तो हमें काम आएगा। प्लीज इसको नोट करिए, और जिसको जहां पर ना समझ में आए बिल्कुल फ्रैंकली एकदम से आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो जनरेटिव सेल का, जर्मिनल सेल का, जनरेटिव सेल का या जर्मिनल सेल का मतलब होता है मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, ठीक है। और सोमेटिक सेल का या सोमेटिक या वेजिटेटिव सेल का मतलब होता है ना, ठीक है। मैं फिर से ऐसा रिपीट कर देता हूं। तो देखो, ऐसा मैं ये बता रहा था कि प्लांट जो होता है, प्लांट और एनिमल में, हाँ, किसी भी प्लांट या एनिमल में दो तरह की बॉडी में पार्ट पाए जाते हैं, दो तरह की, या यूं कहूं कि दो कैटेगरी की सेल पाई जाती है। तो पहले किसी प्लांट की बात करता हूं। पूरे प्लांट में जड़ से लेके, तने से लेके, पत्ती से लेके, एनी काइंड ऑफ थिंग, स्टेम हो गया उसका, लीव्स हो गया उसका, ठीक है ना, रूट हो गया उसका, बार्क हो गया उसका, एनीथिंग, उस सब जितनी सेल होती है, उस जितनी बॉडी होती है, उसको हम वेजिटेटिव बॉडी कहते हैं। वेजिटेटिव बॉडी में जितनी भी सेल पाई जाती है वो सब सेल डिप्लॉयड होंगी, ठीक है। अब दूसरी बात, तो इसमें क्या होता है, अब हम एनिमल में आ जाते हैं। तो एनिमल में क्या होता है, अब हम आप एनिमल, टाइप ऑफ एनिमल, तो हमारे अपने क्या है, पूरा हमारा बॉडी है ना, हाथ पैर सब कुछ, हाथ पैर, आंख नाक मुंह, ये सब है। हम यहाँ पे वेजिटेटिव टर्म यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी जो आपको फिजिकली दिखाई देती है, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या, सोमेटिक टर्म यूज करते हैं। तो हमारी बॉडी सोमेटिक बॉडी हो गई, और प्लांट की जो दिखने वाली होगी वेजिटेटिव बॉडी हो गई। तो प्लांट की बॉडी में जो वेजिटेटिव बॉडी, उसमें सभी सेल डिप्लॉयड होती है, मतलब क्रोमोसोम के दो जोड़े पाए जाएंगे, दो सेट्स पाए जाएंगे। अब ऐसे हम एनिमल की बात करते हैं। एनिमल की भी पूरी बॉडी की जो सेल्स थे, उसमें दो सेट क्रोमोसोम के पाए जाएंगे, हमारी आपकी पूरी बॉडी में। तो ये हो गया, इसको हम लोग वेजिटेटिव या सोमेटिक पार्ट बोलते हैं। तो जब भी किसी प्लांट में वेजिटेटिव बॉडी की बात हो, तो समझना उसकी पूरी बॉडी की सेल्स की बात की जा रही है, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम दो दो सेट के होंगे, मतलब वो डिप्लॉयड होगा। अगर ऐसे हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स की जो पूरी बॉडी, जब भी सोमेटिक बॉडी की बात की जाए, सोमेटिक सेल्स की बात की जाए, तो मतलब हम बात कर रहे हैं पूरी बॉडी की सेल, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होंगे। अब इन्हीं में, प्लांट में और एनिमल सेल में कुछ और भी बॉडीज पाई जाती हैं। अब देखो, किसी भी प्लांट में क्या होता है, पॉलन ग्रेन बनता है और या एग बनता है, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एनिमल में क्या बनता है, स्पर्म और एग बनते हैं, ये सब हैप्लॉइड होते हैं। तो जो हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, उन हैप्लॉइड सेल्स को या तो हम जनरेटिव बॉडी कहते हैं और या जर्मिनल सेल बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के किसी भी एनिमल में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो सोमेटिक सेल होती है जो कि डिप्लॉयड होती है, सोमेटिक सेल जो कि डिप्लॉयड होती है, और दूसरी क्या होती है, जनरेटिव या जर्मिनल सेल होती है जो कि हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। इसी तरह से किसी भी प्लांट में दो कैटेगरी की सेल पाई जाती हैं। एक वेजिटेटिव होती है जो कि डिप्लॉयड होंगी, ठीक है ना, जिनसे पूरा शरीर बना होता है, और दूसरा क्या होती है, जनरेटिव होती है, मतलब एग या ये पॉलन ग्रेन, जो कि क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। तो हम पढ़ रहे थे, कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी प्लांट के, किसी भी प्लांट के, है ना, प्लांट की किसी भी वेजिटेटिव बॉडी से, वेजिटेटिव बॉडी से, डिप्लॉयड बॉडी से किसी नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाना। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एक पोटैटो का स्टेम है ना, तो पोटैटो का स्टेम क्या है, इसको हम अंडरग्राउंड ट्यूबर कहते हैं। तो ये हो गया पोटैटो का स्टेम, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि ये एक पोटैटो है और पोटैटो का ट्यूबर है। ट्यूबर क्या है, ट्यूबर तो स्टेम होता है ना, और स्टेम में हमेशा नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। तो पोटैटो में आप देखोगे, पोटैटो की पूरी बॉडी, अब ये स्टेम है तो कैसी सेल है, मतलब ये वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है ना, वेजिटेटिव सेल है। इस पोटैटो से या किसी भी वेजिटेटिव सेल से एक नए ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो क्या होता है, पोटैटो में जो आपको आइस की तरह दिखाई देती हैं, इन आइस को हम क्या कहते हैं, इनको हम नोड कहते हैं। ठीक है, नोड। क्यों नोड क्या होती है? तो नोड कोई सी भी वो जगह होती है जहां से छोटी छोटी बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। पहले बर्ड बनता है, फिर इनसे छोटे छोटे प्लांटलेट बन जाते हैं, है ना, छोटे छोटे प्लांट बन जाते हैं, तो हम बर्ड बोलते हैं। हमेशा नोड में क्या होता है, इधर नोट कर लिया होगा, है ना, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ओके, मैक्सिमम लोग आ गए हैं। ठीक, तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इधर वाला पार्ट, है ना। ठीक है, होप ऐसा समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ वाला जो पार्ट है इसको हटा देते हैं। तो प्लांट में या एनिमल में दो तरह की सेल पाई जाती है, वेजिटेटिव या जनरेटिव, है ना। तो वेजिटेटिव सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म का बन जाना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब देखो, स्टेम की एक खासियत होती है, मैं आपको जो लोग 11th क्लास में जिनके साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया, जिनके साथ पढ़ा हम लोगों ने, जिनको जिनको मैंने पढ़ा उनको मैंने बताया भी था, उनको पता होगा। तो किसी भी स्टेम में जहां पे इस तरह के ये गांठ पाई जाती है ना, नॉट्स, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं नोड। ठीक है, ये नोड कहलाती है ना। गन्ने में भी देखा होगा, बैम्बू में भी देखा होगा, बांस पे देखा होगा, नोड, है ना। तो ये नोड कहलाती है। अब देखो क्या होता है कि इन नोड में, है ना, इन नोड में हमेशा बर्ड्स निकलती हैं, इस तरह से कलियां निकलती हैं, ठीक है ना, बर्ड्स निकलती है। और इन्हीं नोड से, इन्हीं बर्ड से नए ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, या नई ब्रांच निकल सकती है, ठीक है ना। तो नोड पे हमेशा जो पाई जाती हैं, इनको हम बर्ड्स कहते हैं। तो अगर मुझे कोई बांस लगाना है या कोई शुगर केन गन्ना लगाना है, तो हमेशा जब भी मैं गन्ना बोऊंगा, तो जिस हिस्से को मैंने जमीन पर लगाया है, उस हिस्से में एटलीस्ट एक नोड होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नोड से ही रूट निकलेंगी और नोड से ही शूट निकलेंगी। अगर नोड नहीं होगा तो गन्ना उगाया नहीं जाता। इसीलिए जब हम पोटैटो को बोते हैं, तो हम पूरा का पूरा आलू नहीं बो देते। अगर आलू का साइज बड़ा है, तो अपन क्या करते हैं, आलू को ऐसे 4 पीस में काट लेते हैं, ठीक है ना। 4 पीस में काट लिया, या ये गन्ना है, तो गन्ने को हमने 2 पीस में तोड़ दिया। अब हमने इनको क्या किया, इनको मिट्टी में बो दिया। तो अब आप देखिए, मैंने पोटैटो के ये वाले एक हिस्से को इसको बो दिया, इसमें एक बर्ड थी। और दूसरा पोटैटो का आपने क्या किया कि दूसरा वाला हिस्सा था, आपने इसको जमीन पे बो दिया, इसमें भी एक बर्ड थी, है ना। तो बर्ड थी, नोट थी। यहीं से क्या होगा, नीचे रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहीं से रूट निकल आएंगी और यहीं से शूट निकल आएंगी, ठीक है ना। एक प्लांट ऐसे बन गया और दूसरा वाला प्लांट यहाँ से ऐसे बन जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, एक ये शूट निकल आएगा, एक रूट निकल जाएगा। ऐसे ही क्या है, गन्ने के मतलब क्या है, ये सब सोमेटिक सेल्स हैं और ये भी सब सोमेटिक सेल है, तो सब डिप्लॉइड सेल हैं, राइट। अब क्या है, मतलब सब में जो क्रोमोसोम नंबर है, अब गन्ने को आपने जब इसको बो दिया, तो आप देखेंगे कि जो हिस्सा मिट्टी में है, वहां पे यहीं से इसमें रूट निकलना स्टार्ट हो गया और यहीं से क्या हुआ, गन्ने में शूट निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये शूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से, गन्ने में भी 2 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की खास बात क्या होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की खास बात क्या होती है कि ये दो गन्ने आपस में, दोनों का जो डीएनए होगा वो सेम होगा, है ना। दोनों का डीएनए सेम होगा, यहां पर डीएनए सेम होगा और यहां पर भी दोनों का डीएनए सेम होगा। इसलिए ये दोनों का डीएनए 100% बिल्कुल सेम होगा। इसीलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये दोनों गन्ने एक दूसरे के क्लोन होंगे। ये दोनों पोटैटो एक दूसरे के क्लोन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं, मतलब उनके जो बच्चे बनते हैं, वो बच्चे आपस में अपने पेरेंट का क्लोन होते हैं, क्योंकि दोनों का डीएनए मैच कर रहा होता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो भी पार्ट बनता है वो 100% क्लोन होते हैं। लेकिन बाकी जो मैंने स्पोर फॉर्मेशन बताया था, स्पोर फॉर्मेशन में इस बात की गारंटी नहीं है कि जो बच्चे होंगे वो अपने पेरेंट्स के क्लोन होंगे, राइट। तो नोट करिए। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मैं नोट कराता जाता हूं वो आपका नोट से, प्लीज नोट करते रहिए। मैं आपको बोर्ड के और नीट के दोनों के एंगल से मैं आपको नोट करवाता रहूंगा, ठीक है। तो नोट साथ साथ में प्लीज अरेंज करके बनाते रहिए बढ़िया से, है ना। और इसके अलावा जो मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, या खुद में मैं कुछ नोट्स बनाऊंगा, तो वो मैं आपको सेंड करवा दूंगा, जैसे भी होगा, है ना, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके साथ में, ठीक है। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, अगर मैं बनाऊंगा, जो बीच में इसमें बनाता रहूंगा, वो मैं आपको शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो नोट करिए, हेडिंग है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए। कहीं पे अगर ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो, प्लीज क्वेश्चन पूछिए।
और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट करिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज a type of reproduction. Vegetative reproduction is a type of reproduction where formation of where formation of new organism or offspring, formation of new organism or offspring takes place from any vegetative part, full stop. Next paragraph. All the offsprings in vegetative reproduction, all the offspring in vegetative reproduction will be clone to each other, because their DNA will be 100%, because their DNA will be 100% similar to each other. हाँ, फिर से रिपीट कर देता हूं। इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन the offsprings will be produced from vegetative part, full stop. The offspring will be cloned to each other, because their DNA will be similar, to each other. बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। नीट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं। एक तो क्लोन वाला जो मैंने आपको बताया, दूसरा समझना बात को। देखो, अब इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। फायदा इसका ये है कि अगर मैंने किसी एक गन्ने को लिया, वो गन्ना बहुत अच्छा था, उसमें अच्छा ठीक है, is it possible to clone have different morphological feature but same genetical structure? नहीं वालिद, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्लोन जो होते हैं ना, उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और उनका जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इवन फिजियोलॉजी तक वालिद सेम होगी। मतलब तुम ये समझो, हालांकि ह्यूमन क्लोन बनाना बैन है, ठीक है, लेकिन अगर मेरा खुद का क्लोन हो तो मेरे क्लोन का कॉर्निया और फिंगरप्रिंट, वो हर ऑब्जेक्ट जिसको मैं अपनी कॉर्निया से खोल सकता हूं, मेरा क्लोन उसको ओपन कर सकता है। वो हर फिंगरप्रिंट जहां पे फोन हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, कोई पासवर्ड होगा, कोई लॉक हो गया, जैसे लैपटॉप होता है, वो कॉर्निया को रीड करता है। जैसे आप आधार कार्ड बनवाते हो, वो कॉर्निया को रीड करता है। अगर मेरा क्लोन हो तो मेरा आधार कार्ड एडिट कर सकता है, ओपन कर सकता है, क्योंकि मेरा उसका कॉर्निया मिलता है।
आप समझ सकते हो इतने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ सेम हो गए। क्लोन तो बिल्कुल फोटोकॉपी होती है, ठीक है, इस वर्ड में क्लोन ही है जो फोटोकॉपी होती है, ठीक है। अब देखो इसके बेनिफिट क्या और फायदे क्या है। बेनिफिट ये है कि मेरे पास एक मेरे गांव में एक गन्ना उगाते हैं, एग्जांपल के तौर पे मेरे गांव में एक गन्ना उगता है जिसमें शुगर की क्वांटिटी, मतलब जिसमें जो सुक्रोज है वो हाई अमाउंट में है, ठीक है, और उसमें मिनरल भी हाई अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब उसमें ये सब चीजें हाई अमाउंट में पाई जाती हैं। अभी क्या है, मैंने क्या किया, उसके 10 टुकड़े किए और मैंने अपने खेत में बो दिया। उसकी वैरायटी प्रोड्यूस वीट, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है वालिद सर? इट इज प्रोनाउंस एज वलीद। आई एम सॉरी, एक्चुअली स्पेलिंग WALID लिखा है तो मुझे लगा वालिद है, ठीक है। ओके वलीद, देखो अभी क्या है कि मैंने बताया कि वो जो दोनों गन्ने होंगे, ठीक है, अब वो जो दोनों गन्ने हैं वो गन्ने हमने बो दिए, ठीक है ना। अभी क्या है, वो जैसे पुराने थे वैसे 10 जनरेशन तक मैं बोता रहा, बिल्कुल वैसे, उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन अगर ऐसा होता कि मेरे गांव में एक सीड है ना, वो सीड क्या है, आम का पेड़ है। अब मैं बार बार, वो उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड बना हुआ है। अब मैं बार बार सीड बोता रहूंगा तो क्या होगा, 10 जनरेशन बाद तो जिसका सीड था और जो 10 जनरेशन वाला प्लांट है दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस आ जाता है। तो पहला बेनिफिट ये हुआ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो ओरिजिनल वैरायटी के कैरेक्टरिस्टिक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर हैं और उसके जो बाकी के फीचर हैं वो मेंटेन रहते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि बार बार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने से जो प्लांट होते हैं उनकी डिजीज को बियर करने की कैपेबिलिटी, मतलब कि डिजीज से फाइट करने की कैपेबिलिटी वो वीक होती जाती है। उनका खुद का जो रेजिस्टेंस होता है वो वीक होता है। इस बात को नीचे नोट करो, ये क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, नोट करेंगे। नोट, इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, the benefit is that in vegetative reproduction, the benefit is that they are able to maintain their characteristic over many generations, full stop. The demerits behind vegetative reproduction is that the disease resistance power decreases, generation after generation, ठीक है। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके किसके थ्रू हो सकता है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नोट करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप, that is natural and artificial. अब देखो दो तरह का हो सकता है। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे डहलिया होता है, आपने देखा होगा बड़ा सा फूल होता है, लोग गमले में लगा देते हैं, डहलिया होता है। डहलिया में क्या होता है कि पहले वो एक बड़ा सा फ्लावर निकलता है, वो उसमें आते हैं, फ्लावर आते हैं सर्दी के मौसम में। उसके बाद क्या होता है, वो फ्लावर देने के बाद वो प्लांट मर जाता है, डेड हो जाता है, मतलब पूरा प्लांट नहीं मरता, उसका वेजिटेटिव पार्ट, ऊपर का जो एरियल पार्ट है वो मर जाता है। तो उसमें आपको ब्रांच वांच सिस्टम कुछ नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर आप उसको खोद के देखोगे तो उसके नीचे क्या होता है, कई सारी आपको रूट्स दिखाई देंगी, ट्यूबर्स, जो स्वीट पोटैटो की तरह, शकरकंद की तरह होती हैं, वो आपको ट्यूबर्स दिखाई देंगी। अभी आप उसको पड़ा रहने दो, कुछ नहीं आपने ध्यान दिया, आप अगले सीजन में देखोगे कि जैसे दोबारा से सर्दी आई फिर से रूट से शूट निकल आया, ठीक है। तो ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था जो नेचुरली हुआ और अपने आप ही हुआ, है ना, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
आप अपने घर में एक जैस्मिन लगा देते हो, चमेली का फूल लगा देते हो, जैस्मिन का, आप देखोगे कि जैस्मिन का फ्लावर लगा दिया, फ्लावर जैस्मिन में, उसमें बहुत सारे जैस्मिन के नीचे से ब्रांचेस निकलती गई और वो प्लांट बड़ा होता गया, है ना। तो जैस्मिन का प्लांट बड़ा होता जाएगा, तो वो नेचुरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना। तो नोट करेंगे, मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। मीन्स कौन कौन से तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाय रूट, ठीक है। तो रूट का आप एग्जांपल लिख लीजिए, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, है ना, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, इसमें भी हो जाता है, चुकंदर जिसको बोलते हैं, स्वीट पोटैटो, बीट रूट। दूसरा ट्यूबर, है ना, ट्यूबर में आपका आ जाएगा क्या, पोटैटो, है ना, पोटैटो, ठीक है। थर्ड नोट करो, लीव्स। अच्छा, लीव्स से कौन बताएगा, लीव्स से, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होता है, बताइए बताइए, इनबॉक्स करो मुझे, टेक्स्ट करो जिसको जिसको आता हो, देखे, देखना नहीं इंटरनेट पे, बिना देखे बताना है, जल्दी से बताओ, जो लीव्स करेंगे मैं समझ जाऊंगा, इंटरनेट पे देख के बता रहे हैं। ब्रायोफिलस, हाँ, अरे क्या बात है, गुड गुड, ब्रायोफिलस, ब्रायोफिलम, हाँ ब्रायोफिलम, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट लोग हैं इस ग्रुप में, मुझे पता नहीं था, ठीक है, बिल्कुल सब बात सही है। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, देखो ब्रायोफिलम होता है ना, इसको अजूबा कहते हैं। ब्रायोफिलम में इस तरह की, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं, ब्रायोफिलम में लीफ होती है, और लीफ कुछ आप देखोगे इस तरह की, काफी मोटी और फ्लैशी लीफ होती है ना, काफी मोटी होती है और फ्लैशी होती है, मतलब कि मांसल टाइप की होती है, फ्लैशी टाइप की, मोटी होती है। इसमें क्या होता है लीफ में, कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लीफ की जो मार्जिन होती है ना, लीफ की मार्जिन में, ठीक, यहाँ पे छोटी छोटी, छोटी छोटी प्लांट निकल आते हैं, सीडलिंग इनको बोलते हैं। छोटा जो प्लांट होता है ना, जो खुद में फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी नहीं रखता, तो इसको हम सीडलिंग बोलते हैं। तो ये सीडलिंग निकल आते हैं, ठीक है। इसको एक चीज और कहते हैं, मैं आपको कुछ एडिशनल जरूर बताऊंगा, जब भी बताऊंगा आपको। तो ये ब्रायोफिलम की लीव्स में, है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऐसा होता है, ये छोटी छोटी जो सीडलिंग होती है जमीन पे गिर जाते हैं और नया ब्रायोफिलम के प्लांट का फॉर्मेशन करा देती हैं। तो ब्रायोफिलम में रिप्रोडक्शन तो ऐसे ही होता है, आपको नया ब्रायोफिलम लगाना है तो आपको पत्ती कोई तोड़ के दे देगा, पत्ती में 2-4 पौधे लगे होंगे, आप उसको लगा दीजिए, आपको नया ब्रायोफिलम मिल जाएगा, ठीक है। ये जो होता है, इसको हम लोग एक चीज और कहते हैं, इस तरह के रिप्रोडक्शन को विवी पेरी कहते हैं, विवी पेरी, है ना, विवी पेरी। विवी पेरी का मतलब होता है, वैसे मैं बता दूं, आपने पढ़ा होगा 11th में, एक बार पढ़ा भी होगा मैमल्स वगैरह में, विवी पेरी का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को लाइव बर्थ देते हैं। जैसे ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमंस के जैसे ही पैदा होते हैं, दैट इज विवी पेरी, है ना। माउस के बच्चे माउस के जैसे ही पैदा होते हैं, बुफेलो के जैसे पैदा होते हैं, दैट इज विवी पेरी। तो इसको हम लोग बोलते हैं विवी पेरी इन प्लांट। ये यहाँ पे पाया जाता है, और मैं बताऊंगा ये उनमें भी पाया जाता है, राइजोफोरा में भी पाया जाता है, ठीक है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जीरोफाइट्स में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया थ्रू लीफ, नोट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट, फोर्थ जो तरीका है, फोर्थ मोड है थ्रू कॉर्म, है ना, कॉर्म। कॉर्म क्या होता है, कॉर्म, है ना, कॉर्म देखो दो चीजों में पाए जाते हैं। कॉर्म कुछ ऐसा होता है, देखो कॉर्म में और रूट में थोड़ा सा फर्क होता है। कॉर्म कुछ इस शेप के होते हैं इन जनरल, और इनमें क्या होता है ऐसा, ये एग्जांपल किसका है वो भी मैं बता दूंगा अभी। इसमें क्या होता है कि कॉर्म में छोटे छोटे हेयर लाइक स्केल्स पाए जाते हैं, है ना? ये इनको हम बोलते हैं स्केल्स या हेयरी स्केल्स, ठीक है, इनमें हेयरी स्केल्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। ये जो एग्जाम्पल है ये कोलोकेशिया का है, कोलोकेशिया। कोलोकेशिया को हम लोग बोलते हैं अरबी, है ना, आपने देखा होगा मार्केट में आती है ना अरबी, वही व्हाइट व्हाइट सी जो होती है कोलोकेशिया। तो वो कोलोकेशिया का जो हम लोग खाते हैं वो कॉर्म होता है। तो यहाँ पे कॉर्म में लिखेंगे, कॉर्म में, कॉर्म का एग्जांपल है कोलोकेशिया, कोलोकेशिया होगा कॉर्म में। आप देखो नेक्स्ट है राइजोम,
फिफ्थ, राइजोम क्या होता है? राइजोम का जो एग्जांपल है ये पाया जाता है कैना में। कैना क्या होता है? देखो ये नाम याद रखते रहना, ठीक है ना, जो मैं बायोलॉजिकल नेम बताते हैं सब इनके बायोलॉजिकल नेम है। कोलोकेशिया अरबी को बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम है कोलोकेशिया अरबी का, ठीक है ना। कैना जो है, कैना होता है बनाना, ठीक है, बनाना। तो बनाना में क्या होता है, इसमें राइजोम पाया। राइजोम क्या होते हैं? राइजोम इस तरह से हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड, ये रूट जैसे होते हैं लेकिन एक्चुअली रूट नहीं होते। तो ये इस तरह से अंडरग्राउंड आपने देखा होगा, ये बड़ा सा पार्ट होता है ना, इसमें भी यहाँ पे रूट हेयर्स निकले हुए होते हैं, है ना। तो एक तरह से ये बोला जाए तो हॉरिजॉन्टल रूट्स होती है ना, दे आर हॉरिजॉन्टल। नोट कर लेंगे, राइजोम्स आर हॉरिजॉन्टल रूट लाइक स्ट्रक्चर। राइजोम्स आर हॉरिजॉन्टल रूट लाइक स्ट्रक्चर। इन्हीं में क्या होता है कि केले की इस तरह की आप देखोगे, इस तरह से राउंड राउंड से ये बर्ड्स निकल आती है केले की, है ना, इस तरह से निकल आती हैं और बाद में बर्ड खुल जाती हैं। और इसको हम क्या करते हैं, राइजोम को जैसे पोटैटो का ट्यूबर होता है वैसे कई पार्ट में ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करके नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो नोट करेंगे, राइजोम्स आर हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड root like structures. Rhizomes are underground root like structure. इसमें एक बहुत बढ़िया आपको एग्जांपल बताता हूं। a single rhizome of इकॉर्निया। इकॉर्निया पता है भाई लोगों? बताओ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इकॉर्निया बताओ पहले तो, बाकी बात बाद में होगी। कुछ लोग बता लेंगे, लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, काफी सारे इंटेलिजेंट लोग भी हैं। आर्टिफिशियल वाटर हाइजीन, अरे क्या बात है वलीद यार, पढ़ क्या है का है वाटर, वेरी गुड। अच्छा, स्वलेहा, स्वलेहा, ये सब आर्टिफिशियल है, ये सब नेचुरल है। स्वलेहा दिस इज नेचुरल टाइप, आर्टिफिशियल तो मैंने अभी आपको बताया नहीं। आर्टिफिशियल में तो हम वो कलम वगैरह काटते हैं ना, ये सब नेचुरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, हम लोग नेचुरल पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, शाबाश वलीद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इकॉर्निया को हम लोग बोलते हैं वाटर हाइसेंस, इसको जलकुंभी भी बोला जाता है ना। हिंदी में आप इसको जलकुंभी देखते हैं। आपने देखा होगा कि बारिश आने वाली है, जब बारिश आ जाएगी तो तालाब में एक स्पॉन्जी टाइप का मतलब बहुत ग्रीन ग्रीन सा इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। बाद में उनमें आप देखोगे कि वॉयलेट कलर के फूल निकलते हैं, ठीक है, राइट, अरे बहुत बढ़िया सोलेहा, वेरी गुड वेरी गुड। टेरर ऑफ बंगाल इसको बोलते हैं। इसको टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर ये तालाब में हो गया तो उसमें पाई जाने वाली मछलियां मर जाएंगी, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। एक और आपको कमाल की बात बताता हूँ, ये प्लांट इंडिया में नहीं पाया जाता था। कई बार क्या होता है ना, मुसीबत हम ले लेते हैं सर पे, है ना। तो क्या हुआ, ये प्लांट मतलब फूल बड़े सुंदर होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से इस प्लांट को इंडिया में लाया गया, ठीक है। बाद में पता चला कि ये तो जहर है, और ये प्लांट अगर एक बार भाई साहब किसी तालाब में फेंक दिया जाए, उसके बाद इसको रोका नहीं जा सकता, पूरा तालाब सूख जाएगा, पूरे के पूरे प्लांट मर जाएंगे। जैसे बारिश आएगी, पानी भरेगा, वो फिर से रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और फिर से आप देखोगे कि पूरा का पूरा तालाब भर जाएगा। लेकिन इसकी एक ब्यूटी भी है, जैसे कि फैक्ट्रियों का पानी बाहर निकलता है, देखो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोस और कॉन्स होते हैं। इसकी एक खास बात भी है कि जैसे फैक्ट्री से गंदा पानी निकलता है, ये पूछा जाता है कि खास बात क्या होती है ना, फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है किसी नहर में, और वहां पर आपने क्या किया, ये वाटर हाइसिंथ लगा दिए। इनकी जो रूट होती हैं वो केमिकल्स को और हैवी मेटल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पानी को फिल्टर करने की कैपेबिलिटी रखती है। तो हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है, कैडमियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मर्करी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसी मेटल को जिसको कोई भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको ये अपनी रूट में एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इंडस्ट्रियल वाटर को प्यूरिफाई करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। इकॉर्निया के एक राइजोम से, सिंगल, तो इकॉर्निया राइजोम से होता है, एक राइजोम से 65,000 प्लांट बन जाते हैं। समझो, किसी तालाब में एक इकॉर्निया डाल दो, 8 महीने के अंदर, 8 मंथ के अंदर, 8 मंथ में वो पूरे तालाब को भर देगा, क्योंकि 65,000, 65,000 प्लांट्स। तो इकॉर्निया का जो राइजोम होता है, इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 65,000। नोट कर लो, ये क्वेश्चन पूछा आता है,
ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी इसमें होती है 65,000, है ना। तो ये हमारा था इकॉर्निया, ठीक है। अब देखो कुछ एक दो और नोट कर लेते हैं, जैसे डाउट कोई हो पूछते रहिए प्लीज, क्वेश्चन करते रहिए, है ना। तो पांचवा तरीका था राइजोम। छठवां तरीका होता है रनर्स। रनर्स क्या होते हैं? रनर्स वो प्लांट होते हैं, है ना, रनर्स वो प्लांट होते हैं जो जमीन पे इस तरह से रन करते हैं, है ना, क्रीप करते हैं इस तरह, रनर्स क्रीपर्स इनको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से क्रीप करते हैं, ठीक है। अब देखो रनर्स और क्रीपर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। क्रीपर में वो जमीन पे लेटे हुए होते हैं, उठाओगे पूरी की पूरी प्लांट उठ जाएगी, लेकिन रनर में ऐसा नहीं होता। रनर में बीच बीच में यहाँ पे रूट्स भी, छोटी छोटी रूट्स निकली होती हैं, और क्रीपर में इस तरह से बीच बीच में रूट नहीं निकली होती। तो रनर्स क्या होते हैं, इनके किसी हिस्से को रूट से, यहाँ से इस हिस्से को हम तोड़ लेते हैं, ठीक है, या यहाँ पे लीव्स निकली हुई है, या फिर बीच में रूट निकली हुई है, इस हिस्से को यहाँ से ब्रेक कर दो, ठीक है ना। ब्रेक करने के बाद इनको अलग अलग, इकॉर्निया ऑफसेट से नहीं होता है, नहीं नहीं वलीद, इकॉर्निया ऑफसेट से नहीं होता है। इकॉर्निया में ऑफसेट निकल आते हैं, लेकिन इकॉर्निया का जो रिप्रोडक्शन होता है, याद रखना, वो राइजोम के थ्रू ही होता है, ठीक। ओके, अच्छा नोट करेंगे। रनर्स 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 आर द हॉरिजॉन्टल वीक स्टेम्स, द हॉरिजॉन्टल वीक स्टेम्स when they break from when they break from रूट नोड, जहां से रूट निकलती है इनको रूट नोड बोलते हैं। when they break from root node part, root node part, they become a new plant। अच्छा ठीक है, मैं फातिमा फिर से बोल देता हूं हॉरिजेंटल के बाद। रनर्स आर हॉरिजेंटल stems having roots at node, having roots at node। when they break from root node, they become new plant। इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, OXALLIS। इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस और दूब घास, दूब, इसको साइनोडेक्टियन बोलते हैं हालांकि, दूब घास, दूब ग्रास। ठीक है, अब देखो एक आखिरी चीज, एक सातवां और टाइप लिख लो 7, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, है ना। बल्बिल्स क्या होते हैं, बल्बिल्स, है ना। तो 7th मोड है बल्बिल्स। बल्बिल्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी फ्लैशी बर्ड्स होती हैं। तो ये किसी प्लांट में, है ना, ये एक प्लांट है, इस प्लांट में यहाँ पर, ये किसी ब्रांच में, है ना, तो ब्रांच पे यहाँ पर जो बर्ड बनती हैं उनको ऑक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑक्सिलरी बर्ड, यहाँ पे ऑक्सिलरी बर्ड निकलती हैं। तो किसी भी ब्रांच में, एक बात याद रखिएगा, किसी भी ब्रांच के जो जहां से ब्रांच निकलती है, ब्रांच के एक बेस पे जो भी बर्ड निकलती है वो ऑक्सिलरी बर्ड बोलती है। तो बल्बिल्स एक तरह के ऑक्सिलरी बर्ड होते हैं, दे आर फ्लैशी, ठीक है ना, मतलब ये थोड़े से मोटे होते हैं। क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, बल्बिल्स नीचे की तरफ गिर जाते हैं, गिरने के बाद नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो नोट करिए, बल्बिल्स आर fleshy buds produced at bulbils are fleshy buds produced at axis of
axis of leaf produced at axis of leaves, and when they fall down, and when they fell down, when they fell down, they become न्यू प्लांट। इसका एग्जाम्पल है लिली, लिली और पाइनएप्पल। ठीक है, दो इसके एग्जाम्पल हैं, लिली और पाइनएप्पल, लिली एंड पाइनएप्पल। ठीक है, तो दिस वाज नेचुरल मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए। अब आर्टिफिशियल इसके बाद मैं पढ़ा देता हूं, और फिर उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अगर यहां से, ये इजी है, लेकिन यहाँ पे अगर नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आप ये जान के चलिएगा कि नीट में भी आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है ना, मैथ द फॉलोइंग पे आ गया, 4 एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, इसमें हाँ, कौन कंफ्यूज है? हाँ, फ्लैशी, इट्स फ्लैशी, है ना? अच्छा, मतलब स्पेलिंग FLE, रुक जाओ मैं लिख देता हूँ, FLESHY, फ्लैशी। ठीक है, दिस वन। आप देखो, आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। ओके, वेलकम मलिक। आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना? अब आ जाते हैं इस वाले पे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप सबको पता है, फिर भी बता देता हूं। सबसे पहले आएगा कटिंग, है ना? कटिंग में जैसे हम लोग रोज में करते हैं ना, गुलाब में, तो रोज के हम लोग कलमे काट लेते हैं ना, रोज में। लेकिन ये जरूर याद रखेंगे कि कटिंग में भी हमेशा क्या होना चाहिए, जिस हिस्से को आप लगा रहे हो उस हिस्से में एक ना एक नोड जरूर होना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि नोड से ही रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं। आप जैसे मान लो गुलाब लेने जाओगे, आपने गुलाब की कलम, बड़ी खूबसूरत कोई गुलाब का प्लांट देखा, और उसने, नर्सरी वाले ने आपको एक कलम दे दिया, तो वो क्या करता है कि आप डायरेक्टली लगा दोगे, उसके लगने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एक लिक्विड में उसको डुबा देते हैं। वो जो लिक्विड होता है ना, वो एक्चुअली प्लांट हार्मोन होता है। ठीक है, सो अब जो प्लांट हार्मोन होता है, तो वो प्लांट हार्मोन कौन कौन से होते हैं? उन प्लांट हार्मोन में मेनली क्या होता है, ये होता है इंडोल एसिटिक एसिड उसको बोलते हैं, तो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन। तो वो क्या करता है, एक ऑक्सीजन प्लांट हार्मोन होता है, उसमें डुबा देता है। ऑक्सीजन प्लांट हार्मोन में डुबोने के बाद अब वो क्या करते हैं, उसको लगा देते हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो कटिंग में हम लोग, कटिंग के एग्जांपल हो गए रोज, तो नोट कर लो। वी कट डाउन, वी कट डाउन, वी कट डाउन a stem with its node, we cut down the stem with its node and propagate it and propagate it as a न्यू प्लांट। अब दूसरा क्या होता है, सेकंड मेथड है लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग देखो दो तरह से हो सकती है ना? एक तो होती है सॉइल लेयरिंग, है ना, ग्राउंड लेयरिंग। तो सबसे पहले होती है लेयरिंग दो तरह से, एक होती है ग्राउंड लेयरिंग। तो ग्राउंड लेयरिंग में हम लोग पता क्या करते हैं, ग्राउंड लेयरिंग में कुछ प्लांट होते हैं, जैसे कि जैस्मिन का प्लांट हो गया, ठीक है, या फिर हो गया हमारा इसका स्ट्रॉबेरी वाले में भी, उसमें भी हम क्या करते हैं कि ये हमारा प्लांट था, है ना, ये प्लांट की बहुत सारी ब्रांचेस थी। हमने क्या किया, अच्छा ये स्टेम, ये बुशेज होती हैं, तो बुशेज में क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग तो होती है लेकिन इनके स्टेम वीक होते हैं। तो हम करते क्या है
एक ब्रांच को नीचे की तरफ झुकाते हैं और झुकाने के बाद उसको मिट्टी में दबा देते हैं। हमने क्या किया, इस ब्रांच को झुकाया और झुकाने के बाद इस वाली ब्रांच को मिट्टी में दबा दिया। मिट्टी में, हाँ कौन पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है, बताओ भाई क्या डाउट है। हाँ चले आप बताइए क्या डाउट है प्लीज। हाँ मैसेज कीजिए, बताइए आप क्या डाउट है। बड़ा, अच्छा बड़ा डाउट है तो आप माइक थोड़ा हाँ बड़ा डाउट है, आप माइक्रोफोन ऑन करके भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैसेज नहीं करो, आप माइक्रोफोन ऑन करके भी, अगर आपके एंड से आवाज आ रही है। आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके डाउट पूछ सकते हो। नहीं नहीं, अगर पूछना हो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चे पूछते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या फिर मैसेज करके ही पूछ सकते हो, अगर आप टाइप कर सकते हो तो मैसेज कर दो, वरना आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप टाइप कर दो, है ना, तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। डाउट देखो मन पे बिल्कुल मत रखो, है ना, डाउट हमेशा, ठीक है, डाउट हमेशा एकदम बिल्कुल बताइए, राइट। आप देखो देखो डाउट किसी के भी लॉजिकल डाउट हो एकदम खुल के पूछिए, मेरे से डाउट पूछने में कोई टेंशन नहीं, ठीक है, और मैं आपको 100% आपको 90.9% आपको उसका सोल्यूशन पक्का दूंगा। अब देखो यहां पर क्या है कि हम क्या करते हैं, इसको हमने सॉइल में क्या किया, इसको दबा दिया। अब सॉइल में दबाने के बाद इस हिस्से को हम इसको काट देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है ना। जब इससे रूट निकल आती है तो सॉइल में दबा देने के बाद स्टेम से रूट निकल आएगी, तो जहां पे नोड था वहीं से रूट निकल आएगी, है ना। अब इसको हम कट करके, ठीक है, कट करके इसको अलग कर देते हैं और इससे एक नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है ना, तो इससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए, नोट कर लीजिए, इन ground layering, in ground layering we put a branch, we put a branch down down to the soil, down to the soil after defoliation, पत्तियां उसकी हटा देंगे, after defoliation cover with the soil, full stop. After some time, advantageous root, after some time advantageous root comes out, after some time advantageous root comes out from this part, full stop. We detach it from main part, main plant. We detach it from main plant. By this way, new plant is, by this way, new plant is produced. By this way, new plant is produced. ठीक है, एग्जाम्पल, स्ट्रॉबेरी, है ना, एक एग्जाम्पल हो गया स्ट्रॉबेरी। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या हो गया स्ट्रॉबेरी के अलावा, सेकंड ग्रेप वाइन, ठीक है, ग्रेप वाइन।
ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा इजी लगता है, लेकिन ये पार्ट पूछा बहुत जाता है बोर्ड में। ये 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके आते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ 3 मार्क का क्वेश्चन। ये थी हमारी ग्राउंड लेयरिंग। अब आ जाते हैं एयर लेयरिंग। देखो ग्राउंड लेयरिंग को ही हम इसको कहते क्या है, एक बात और जान लीजिए, ग्राउंड लेयरिंग को ही हम माउंटिंग कहते हैं, माउंटिंग, MOUNDING, माउंटिंग। ग्राउंड लेयरिंग को ही हम माउंटिंग के नाम से जानते हैं, वी कॉल इट माउंटिंग। अब आ जाते हैं एयर लेयरिंग में, है ना। एयर लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि सपोज दैट ये कोई ब्रांच है, इसमें किसी भी हम लोअर ब्रांच को सेलेक्ट कर लेते हैं। लोअर ब्रांच को सेलेक्ट करने के बाद उसके एक हिस्से में इसकी जो बार्क होती है उसको पील आउट कर देते हैं। उस बार्क को पील आउट करने के बाद अब हम उस हिस्से में सॉइल और सॉइल के साथ में मतलब मिट्टी लगा देते हैं, और सॉइल के साथ में, है ना, यहाँ पर एक इसको पॉलीथीन से या किसी भी पैक्ड चीज से पैक कर देते हैं, बांध देते हैं, और थोड़ा सा इसमें वाटर डाल देते हैं ताकि मॉइस्चर बनी रहे, है ना। तो मॉइस्चर डालने के बाद अब आप देखोगे कि इसमें नया यहाँ पे रूट निकलना स्टार्ट हो गई। जब हमें ये लगेगा कि यहाँ से रूट वगैरह निकलना स्टार्ट हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को कट डाउन कर लेंगे, है ना, इसको यहाँ से डिटैच कर लेंगे, और डिटैच करने के बाद इसको सॉइल में लगा देंगे और ये नए प्लांट की तरह बिहेव करेगा। तो नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग, ठीक है। और एयर लेयरिंग जो आपकी होती है उसका बेस्ट एग्जांपल है लीची में, हम ऐसा करते हैं लीची में, लीची इसका बेस्ट एग्जांपल है लीची। नोट कर लो, इन एयर लेयरिंग, इन एयर लेयरिंग we make a girdle, we make a girdle ring in branch. In air layering we make a girdle ring in branch. Full stop. This part is covered with, this part is covered with cotton, cow dung and soil, cotton, cow dung and soil. Full stop. After some time root comes out, after some time root comes out, we detach this plant, we detach this plant from mother plant, we detach this plant from mother plant, and it becomes a new plant. ये जो कवर्ड वाला प्लांट है ना, इस कवर्ड प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, गूटी कहते हैं। दिस कवर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड गूटी, गूटी। दिस कवर्ड पार्ट इज कॉल्ड गूटी, है ना। ठीक है, इसको हम गूटी कहते हैं। अब देखो ग्राफ्टिंग क्या होती है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। होप समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज कीजिए। अब देखो ग्राफ्टिंग क्या होती है। देखो ग्राफ्टिंग में क्या हम करते हैं कि कई बारी प्लांट तो बहुत अच्छा होता है, उसमें फ्रूट बहुत अच्छे आते हैं, है ना, प्लांट अच्छा है, उसमें फ्रूट फल बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे ज्यादा फ्रूट आ जाता
जाते हैं या ऊपर वाला पार्ट बड़ा हो जाता है, वो टूट के गिर जाता है, उसका स्टेम वीक होता है। तो ऐसे प्लांट के लिए हम आर्टिफिशियली ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि हम एक तना ले लेते हैं, है ना। तो हमने कोई स्टेम ले लिया, ठीक है, हमारे पास कोई प्लांट था, उस प्लांट का ये स्टेम मोटा पार्ट है ना, ये स्टेम मोटा स्टेम है। हम क्या करते हैं कि प्लांट का जो मोटा सा स्टेम है, इस स्टेम वाले पार्ट को हम ले लेते हैं, ठीक है, इस प्लांट को ले लेते हैं और प्लांट में इसको अपर पार्ट को हम कट कर देते हैं, इसका ऊपर का पार्ट। तो हमने एक प्लांट का स्टेम ले लिया, ठीक है ना। स्टेम पे थोड़ा सा हमने गर्डल कर दिया, ठीक है। गर्डल करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि हमने दूसरा वाला वो वाला प्लांट लिया जो हमारा बेनिफिशियल प्लांट था, जिसमें फ्रूट अच्छे आते हैं, जिसमें फ्लावर अच्छे आते हैं, ऐसा कोई भी बेनिफिशियल प्लांट हमने उसको ले लिया। और हम क्या करते हैं कि उसको भी इसी डिजाइन में मतलब कट कर लेते हैं। कट करने में एक बात का ध्यान रखते हैं कि इसका जो वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट है, वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, मतलब कट इतना डीप नहीं होना चाहिए कि वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट दिखाई देने लगे। दूसरा, इसका मेनली जो कंडक्टिंग पार्ट है, वेस्कुलर बंडल वाला पार्ट है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, तो अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक ब्रांच ऐसे लगा दी। थोड़े दिन बाद हम इसको देखते हैं और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से टाइट कर देते हैं, किसी चीज से बांध देते हैं, ठीक है। वही इसमें क्या करते हैं, हस्क मतलब सड़ा हुआ भूसा वगैरह जो हस्क होता है ना, उस हस्क को लगा देते हैं और हस्क के साथ में वाटर वगैरह डालते रहते हैं इसमें और चारों तरफ से कॉटन से रैप कर देते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। और ग्राफ्टिंग से क्या होता है कि जिन ऐसे प्लांट के लिए यूजफुल होता है जिनमें रूट्स वगैरह वीक होती हैं, इनके स्टेम वीक होते हैं, इनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ग्राफ्टिंग में हमारा एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड हो जाता है। नोट कर लो, नोट करेंगे। अच्छा, नीचे वाले पार्ट को इसको बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक, और ऊपर वाले पार्ट को जिसको हम लगाते हैं SCI, स्क्वान, ठीक है, स्क्वान बोलते हैं। नोट कर लो, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज डन बिटवीन, नीचे नोट कर लीजिए, grafting is done between two closely grafting is done between two closely related grafting is done between two closely related plants, full stop। it is done with the help of the rooted supporting portion of one plant. It is done with the help of rooted supporting part of one stem called stalk, which is joined with twig of another plant, which is joined with twig of another plant, which is joined with twig of another pot plant called scion, twig of another plant called scion. The jointed, full stop, the jointed part is covered with layer of clay or wax. The jointed part is covered with clay of
covered with clay or wax to prevent the evaporation of water, to prevent evaporation of water and the entry of pathogen. एक लास्ट चीज है जो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़ना चाहेंगे, मतलब ऐसे इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो हालांकि आप में से अगर आपने पढ़ा है ऑलरेडी तो पढ़ रखा होगा, माइक्रो प्रोपेगेशन, है ना, माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। तो व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन? व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन? अच्छा एक एग्जांपल बता दो, माइक्रो प्रोपगेशन से किसको एकदम एक प्लांट है जिसको हम लोग बहुत वाइडली माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। बताओ भाई, माइक्रो प्रोपगेशन। अच्छा ह्यूमंस में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या, माइक्रो प्रोपगेशन टाइप का? इसमें एक बार कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द कैलस? क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज कैलस? देखो एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल ऑफ ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग का एग्जांपल नोट कर लो, हम इसमें भी करते हैं। अब ये जो आती है ऑरेंजेस में ग्राफ्टिंग हम ऑरेंजेस में करते हैं, मैंगो में करते हैं ग्राफ्टिंग, गूटी और ग्राफ्टिंग दोनों का। हाँ मैंगो में करते हैं वाली, बिल्कुल सही है, मैंगो में बहुत करते हैं। मैंगो में क्या होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि आप ऐसे फोटोग्राफ देखते हो, मतलब कुछ तो फेक होती हैं, कुछ फोटोग्राफ आपने देखा होगा कि एक आम का पेड़ है, उसमें 3-4 अलग अलग तरह के प्लांट उगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक मेन प्लांट का स्टेम है, मान लो ये प्लांट का मेन स्टेम है ना, ये वाला मेन स्टेम है, मेन स्टेम में 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। हमने क्या किया, ये वाली ब्रांच
आवाज आ रही है भाई लोगों? अच्छा, ठीक है। सो देखो, क्या मैं बता रहा था? कैलस क्या होता है? ठीक है, कैलस क्या चीज होती है, और ये माइक्रो प्रोपगेशन जो हम करते हैं वो किस में करते हैं? तो देखो, कैलस माइक्रो प्रोपगेशन हम लोग करते हैं मेनली ऑर्किड में। ठीक है, ऑर्किड एक प्लांट होता है। ऑर्किड प्लांट में किसी भी तरह के सीड्स नहीं पाए जाते हैं, है ना। इसमें ना ही सीड बनते हैं और ना ही इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो अब ऑर्किड धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। आपने देखा होगा आपके शहर में बहुत सारे। अच्छा, ऑर्किड एक्चुअली होते क्या है, मैं यहीं पे रेफरेंस पॉइंट के लिए आपको बता देता हूँ। ऐसा कोई भी प्लांट, है ना, जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करे, है ना। नॉर्मली क्या है, नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में मैंगो के प्लांट के ऊपर कुछ प्लांट ग्रो कर जाते हैं उनकी, लेकिन वो पैरासाइट नहीं है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ऑर्किड पैरासाइट नहीं है। ऑर्किड प्लांट जो होते हैं, ये मैंगो की ब्रांचेस के ऊपर अपने कुछ इस तरह के जो रूट्स होती हैं, इनकी रूट कभी भी जमीन पे नहीं उगती हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने इस तरह से रूट्स को लटका देती हैं, और लटकाने के बाद इन रूट से ये क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। मतलब कि इनके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करके ये क्या करती हैं, अपने लिए पानी इकट्ठा करती हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत फूल इन्हीं में पाए जाते हैं, ऑर्किड में। समस्या की बात यह है कि इनमें सीड बनते तो हैं, लेकिन वो सीड सर्वाइव नहीं कर पाते, मतलब सीड के थ्रू प्रोपोगेशन नहीं हो पाता। तो हम करते क्या है कि इसका थोड़ा सा कोई सा भी टिश्यू निकाल लेते हैं। तो हम जिसका माइक्रो प्रोपोगेशन करवा, माइक्रो प्रोपोगेशन होता क्या है, माइक्रो प्रोपोगेशन में हम लोग ले लेते हैं टिश्यू सैंपल या वेजिटेटिव कोई पार्ट ले लेते हैं। तो किसी भी सेल का हम किसी भी टिश्यू, सोमेटिक टिश्यू ले लेते हैं किसी भी प्लांट का। सोमेटिक टिश्यू को लेने के बाद अब हम इसको करते क्या है, लैब में ले जाते हैं, और लैब में इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम डाल देते हैं, न्यूट्रिएंट, और साथ में इसमें हम मिला देते हैं कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स, सॉरी, कुछ हार्मोन्स। जिसके बाद क्या होता है, हार्मोन्स मिला देने के बाद इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो सेल का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये एक सेल का एक गुच्छा है। इसमें किसी भी तरह में सेल डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। इस तरह से बनी हुई किसी भी सेल के गुच्छे को या सेल के कलेक्शन को, इस तरह से बने हुए किसी भी सेल के हम कलेक्शन को, इसे हम कहते हैं कैलस। तो कैलस क्या होता है, आप पहले नोट कर लो। कैलस ऐसी सेल का एक गुच्छा होता है जिसमें की डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होता, सब सेल एक जैसी हैं। कैलस से क्लोन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल अब क्या होता है कि हमें स्टेम सेल मिल जाए। आप आज की डेट में टेक्नोलॉजी है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, आप देखिएगा हॉस्पिटल वाले बोलेंगे कि आप चाहिए तो स्टेम सेल प्रिजर्वेशन करवा लीजिए। अब स्टेम सेल प्रिजर्वेशन क्या होता है, स्टेम सेल प्रिजर्वेशन ऐसी ही चीज है, लेकिन ये ह्यूमंस में होता है, बाकी एनिमल में होता है। तो जो बच्चे की एम्बिलिकल कॉर्ड है उसको रख देते हैं। वो जो सेल्स होती है उनसे किसी भी तरह की सेल बनाई जा सकती है। हमारी आंख की सेल, नाक की सेल, मुंह की सेल, स्किन की सेल, हार्ट की सेल, लिवर की सेल, कोई भी सेल बनाई जा सकती है। तो वो सेल्स होती है जिनका काम डिवाइड नहीं किया गया होता है। उनमें एंजाइम्स डाल के डिवीजन करा करके, अब मान लीजिए कि किसी की स्टेम सेल पहले से रखी हुई है ना। उन सेल में कैपेबिलिटी होती है कि वो कोई भी किसी भी तरह चीज की सेल को उनको बनाया जा सकता है। अब हम क्या करते हैं कि स्टेम सेल को ले जाते हैं। सपोज दैट जिस बंदे की स्टेम सेल 20 साल से रखी हुई है, उस बंदे का लीवर डैमेज हो गया। अब क्या करते हैं, स्टेम सेल को निकालेंगे, उसमें एंजाइम्स डालेंगे, और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उनको ग्रो कराएंगे। थोड़ी सी स्टेम सेल लेंगे और ढेर सारी ग्रो करा देंगे। अब हम क्या करेंगे, लीवर की डैमेज वाली सेल काट के निकाल देंगे और स्टेम सेल वहां पे ग्राफ्ट कर देंगे। थोड़े दिन में वो स्टेम सेल लीवर का पार्ट बन जाएगा और लीवर रिपेयर हो जाएगा। इस तरह से हम ह्यूमंस में भी स्टेम सेल का यूज करते हैं। ये जो कैलस बना हुआ है ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है, तो नोट करेंगे। कैलस इज अ कलेक्शन ऑफ कैलस इज अ कलेक्शन ऑफ undifferentiated cell. Callus is the collection of undifferentiated cell in which division of labor in which division of labor do not take place in which division of labor do not take place
that is they are undifferentiated cell। अब देखो करते क्या है कि इसके बाद हम इसमें ऑक्सिन्स मिला देते हैं, ऑक्सिन्स हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन एक तरह का प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन इज ए टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन। हम इसमें ऑक्सिन डाल देते हैं। जब हम इसमें ऑक्सिन डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि जो कैलस वाला पार्ट था, इस कैलस वाले पार्ट में छोटे छोटे सीडलिंग बनना स्टार्ट हो गए हैं, मतलब कि छोटे छोटे पौधे बनना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, ये सीडलिंग बन गए, इस तरह से सीडलिंग बन गए, इसमें नीचे की तरफ रूट निकल आई। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सिन होता है, जिससे रूट और शूट का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है और छोटे छोटे सीडलिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सीडलिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। हम क्या करते हैं, अब इन सीडलिंग को अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद पहले इन सीडलिंग को लैब में ही उगाते हैं, है ना, थोड़ी सी लैब कंडीशन में मिट्टी में उगाते हैं। उसके बाद इन सीडलिंग को जाकर के फील्ड में लगा देते हैं। तो पहले सीड को, इस सीडलिंग को लैब से निकाल करके, है ना, इस लैब से निकाला। और देखिए मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हमने सीडलिंग को लैब से निकाला और लैब से निकाल के इसको ले गए फील्ड में। लेकिन जब फील्ड में ले जाते हैं तो फील्ड में, ऐसी फील्ड में जो चारों तरफ से कवर्ड होती है, ऐसी फील्ड में ले जाते हैं। इस तरह से इसको ला करके लैब से निकाल करके फील्ड में लगाने की प्रोसेस को, मतलब कि लैब के एनवायरनमेंट से निकाल करके बाहर एनवायरनमेंट में लाने की प्रोसेस को हम लोग कहते क्या है, इस प्रोसेस को वी कॉल इट एक्लेमेटाइजेशन। ठीक है, एक्लेमेटाइजेशन, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है लैब की कंडीशन से एनवायरमेंटल कंडीशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म को अडॉप्ट करवाना। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, जब कोई बच्चा किसी हॉस्पिटल में पैदा होता है तो वो पिछले 8-9 महीने से अपने मदर के वॉर्म के अंदर रह रहा होता है, जहां पे टेम्परेचर डिफरेंट होता है, एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो बाहर के एनवायरनमेंट में आता है। अचानक से बाहर के एनवायरनमेंट में आने से उस बच्चे की बॉडी में किसी भी तरह का शॉक लग सकता है, उसको डिजीज हो सकती है, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले उसको तुरंत निकाल करके बाहर रूम के नहीं लेकर के आते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे रूम में उसको रखते हैं, या आपने देखा होगा आजकल वो आर्टिफिशियल छोटे से रखने वाले एक आते हैं, मशीन आती है, जा करके उसमें बच्चे को रख देते हैं। वहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, वहां पे एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, वहां पे एक पर्टिकुलर ये ऑक्सीजन का लेवल होता है। तो बच्चे को कुछ देर तक, कुछ घंटे तक वहां रखते हैं, 8-10 घंटे तक वहां पे रखते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे होते हैं, जो नया बच्चा पैदा उसको एक्लेमेटाइज कर रहे होते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन। तो नोट करेंगे, इस प्रोसेस को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोपगेशन में बहुत बोर्ड में पूछा जाता है, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन बोर्ड। बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नोट कर लिया सब लोगों ने, डायग्राम नोट कर लिया क्या? तो मैं नोट करवा दूं। नोट कर लिया भाई डायग्राम सबने? ओके ग्रेट। तो चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके चलो नोट करो, है ना। इन माइक्रो प्रोपगेशन we take a sample of tissue from plant. We take a sample of tissue from plant, full stop. We keep it in nutrient medium. We keep it in nutrient medium, comma, by this way cell starts dividing. By this way cell starts dividing. Cell starts dividing, and a mass of cell is produced
which is called callus, which is called callus. It is a group of undifferentiated cell. Full stop. A mass of cell, नोट कर लो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. A mass of cell is produced which is called callus. It is group of undifferentiated cells. Full stop. Next paragraph. Now the callus is treated with auxin hormone, which leads differentiation of root and shoot, अच्छा श्राफ फिर से रिपीट करता हूं. Now the callus is treated with auxin hormone, which leads to differentiation of root and shoot. Full stop. Seedling formation takes place. Seedling formation takes place. Full stop. These seedlings are separated from mass. And they are implanted in field. Separated from, Fatima, these seedlings are separated from a mass, the mass of cell. These seedlings are separated from a mass and implanted in field. This process is called acclimatization. Full stop. The complete process is called micropropagation. Example, it is practiced in orchid. And chrysanthemum. It is practiced in orchid and chrysanthemum plant. ठीक है. अब बताओ भाई, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना खत्म हो गया. इस चैप्टर में हमें सिर्फ एक चीज और पढ़नी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी तक ये बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी को कहीं पे कोई डाउट हो, पूछिए. किसी को कोई डाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कहीं पे भी कोई डाउट हो, प्लीज पूछिए. उसके बाद ही फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. कहीं पे भी किसी को कोई डाउट हो.
गैमा फॉर्मेशन, अच्छा गैमी फॉर्मेशन मैंने लास्ट क्लास में वैसे करवाया था। बता देता हूँ, देखो गैमी या गैम्यूल्स क्या होते हैं, वो तो वेजिटेटिव, नेचुरल वेजिटेटिव का ही पार्ट है, एसेक्सुअल का सॉरी पार्ट था। गैमी फॉर्मेशन क्या होते हैं, गैमी, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं गैम्यूल्स, ठीक है। ये गैम्यूल्स, गैमी जो होते हैं, ब्रायोफाइटा एक तरह के प्लांट पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा, है ना। तो ब्रायोफाइटा जिनमें मैंने बताया था आपको कि रीजनरेशन, जिनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। मॉर्फोलैक्स, वो जो मैंने आपको बताया था, मॉर्फोलैक्सिस और एपीमॉर्फोलैक्सिस, है ना, तो वो ब्रायोफाइटा में ही होता है। तो गैम्यूल्स या गैमी का जो फॉर्मेशन होता है, इनके ये एक तरह का प्लांट होता है, ये ब्रायोफाइटा का एक प्लांट है, और ब्रायोफाइटा में भी इस प्लांट का नाम है रिक्सिया, ठीक है। हालांकि ये सभी ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको रिक्सिया का बता रहा हूँ। तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा भी होगा, लास्ट क्लास में सॉरी मतलब लास्ट 11th में, लास्ट क्लास इन द सेंस 11th वाली क्लास में, तो वहां पर ब्रायोफाइटा में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कप शेप बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ये कप की शेप की बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इन कप को हम लोग बोलते हैं गैमा कप, गैमा कप। इन गैमा कप में गैमी या गैम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये पूरा का पूरा ब्रायोफाइट डिजेनरेट हो जाता है, इसकी लाइफ खत्म हो जाती है और ये इसकी वेजिटेटिव बॉडी सड़ जाती है, डिजेनरेट होने लगती है, तो ये जो गैमा कप, ये गैम्यूल्स होते हैं, ये दोबारा से एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टू गैमी। नोट कर लीजिए भाई, गैमी, नोट कर लो, गैमी। तो गैमी है, गैमी इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इस टाइप को हम लोग बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन ब्रायोफाइट्स, इट टेक्स प्लेस इन ब्रायोफाइट्स, and this structure is called gamy cup। और नोट कर लेंगे, गैमा कप are cup shaped body, they bear gammules, they bear gammules, at the end maturity of plant, at the end or maturity of plant, plants start dying and degenerate finally, full stop, degenerate finally. When it degenerates, gamy remains viable, and they start behaving like new plant, ठीक है। एग्जाम्पल ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, गैमी फॉर्मेशन और किसी में नहीं होता, ब्रायोफाइटा में होता है, ठीक है। और बताइए, और किसी को डाउट, और किसी को कोई डाउट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ईस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? ईस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इट इज नॉट रिपोर्टेड इन ईस्ट। ईस्ट तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बडिंग के थ्रू करता है, वालिद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और स्वलेहा, स्पोर फॉर्मेशन में डिफरेंट जीन्स क्यों होते हैं? एसेक्सुअल, अच्छा ठीक है, ये मैं बताता हूँ।
सर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है पौधा के बीच में, पौधा के बीच में, हाँ ईस्ट में सेल फ्यूजन होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है वलीद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है पैराग्राफ के बीच में। अच्छा ठीक है, मैं किस में एनसीईआरटी में दे रखा है क्या वलीद? किसमें दिया हुआ है? किसी दूसरे रेफरेंस में दिया होगा। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ वो क्या है, व्हाट इज दैट एक्चुअल, दैट इज द फ्यूजन ऑफ, देखो बता देता हूँ, ईस्ट बताता हूँ। अब मैं आपको ईस्ट भी समझाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको बता भी दूंगा। देखो ईस्ट क्या होता है, ईस्ट है दिस इज यूनिसेलुलर फंगस, है ना। इसमें मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है, जब ये ईस्ट इन जनरल तभी रिप्रोड्यूस करता है जैसे आपने इसको डाला इसमें आटे में डाल दिया, पानी इसको मिल गया, मतलब जब न्यूट्रिएंट ज्यादा होगा तो न्यूट्रिएंट की कंडीशन ज्यादा कंडीशन में क्या करता है कि इसमें बर्ड निकलना शुरू हो जाता है, बर्डिंग के थ्रू इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, पहला। फिर क्या होता है कि दूसरा कंडीशन क्या होती है, ये तो हो गया बर्डिंग वाला इसका मामला, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है ना, लेकिन अनफेवरेबल इन द सेंस टेम्परेचर हाई है, वाटर की स्कैरिसिटी है, लेकिन और क्या है, दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, या दूसरी कंडीशन हो सकती है फूड की स्कैरिसिटी है। इन सब कंडीशन में क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर एक चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है, कवरिंग बनाने के बाद अंदर छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और ये क्या करता है, बस्ट कर जाता है। बस्ट करने के बाद ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। अब क्या होता है इसमें, एक्चुअली देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको, अच्छा आपको तो 11th में नहीं पढ़ाया, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि हम ये कहते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि बैक्टीरिया में इन जनरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि बैक्टीरिया के अंदर भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल सी बात होती है, किसी भी ईस्ट यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी ही क्या गैमेट बन जाएगी। क्वेश्चन तो मेरा ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या बॉडी, साइंटिस्ट ये कहते हैं क्या बॉडी ही गैमेट बन जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सोमेटिक सेल ही जेनेटिक सेल में कन्वर्ट। हो गई, ठीक है। इट्स नॉट इन जनरल, क्या होता है एक डीआरटी यहां से ट्रांसफर कर देता है और हम ये कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। क्यों हुआ, क्या कि यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पे सेल का फ्यूजन हुआ। वैसे ईस्ट में क्या होता है कि दो ईस्ट की सेल, डिफरेंट डिफरेंट सेल, ठीक है ना, इनमें डिवीजन होता है, दोनों सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद अब यहाँ पे जाइगोटिक रिडक्शन डिवीजन होता है और इसमें क्या होता है, नई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के सेक्सुअल के रिप्रोडक्शन को एक्चुअली हम इन दोनों को हम एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्टों का मानना है इट इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एज सच गैमीट के थ्रू, रिडक्शन डिवीजन के थ्रू, गैमीट के फॉर्मेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बैक्टीरिया में होता, ना ईस्ट में होता, मतलब किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, लेकिन इस मोड को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और बताओ, ठीक है। और भाई बताइए, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं? अच्छा, तो देखो ओके, टाइम हो गया कई सारे। तो देखो अब मैं आपको ये बताता हूं, जेनेटिक्स में मैं आपको कुछ पार्ट खुद दूंगा, है ना, कुछ नोट्स आपको खुद, कुछ डायग्राम, कुछ नोट्स खुद दूंगा, ठीक है। जहां पे मुझे पूरे कोर्स करिकुलम में लगेगा कि जहां पर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी अपग्रेड करने की जरूरत है, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का बनाया, तो स्क्रीन नहीं दिख रही, आए, ये क्या हुआ, जाते जाते ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी अब जरूरत भी नहीं, दिस इज आई एम जस्ट वाइंडिंग ऑफ क्लास, ठीक है। अभी आ रही है, दिख रहा है स्क्रीन, मैं दिखाई दे रहा हूँ या आवाज आ रही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, ओके, तो चलो कोई नहीं, अब तो मतलब हो गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं ये आपसे ये कह रहा था कि नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे,
और जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी कि मुझे मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स है वहां पे नोट्स देने की जरूरत है, तो वहां पर बीच बीच में, जैसे मेनली मैं आपको जेनेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो जेनेटिक्स वाले सेक्शन में मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, कुछ नोट्स दूंगा। बायोटेक वाले पार्ट में मुझे जहां पे जरूरत लगेगी वहां पे नोट्स दूंगा। बाकी आपको जो मैं क्लास में लिखा रहा हूँ वो आप लिखते रहिए, ठीक है ना, राइट। तो होप अभी सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक। ओके, वेलकम आशा, वेलकम, वेलकम बेटा, वेलकम। ओके, बाय बाय आशा, बाय श्राफ, स्नैप क्या नाम है? ओके, वेलकम फातिमा, वेलकम बेटा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।